all of you and welcome to all of you OCIS PCS क्लासेस। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक कर्नाटक का प्रथम युद्ध। क्योंकि कर्नाटक में क्या हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं, प्रथम है, द्वितीय है और तृतीय युद्ध है। लेकिन अगर हम लोग तीनों को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ओके, तो आज हम लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो दूसरी युद्ध है उसे देखेंगे और फिर तीसरी युद्ध को देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है यहाँ पर कि कर्नाटक किस क्षेत्र को बोला जाता था, किस रीजन को कर्नाटक बोला जाता था। आप सभी के दिमाग में यही होगा कि वर्तमान में जो कर्नाटक है वहाँ ये युद्ध हुआ होगा। ठीक है, देखते हैं कि उसकी स्थिति कहाँ थी और किसे कर्नाटक बोला जाता था। अगर आप यहाँ देखें ये इस मैप में, तो ये वाला क्षेत्र जो है ये है कर्नाटक का आपका रीजन, ये रीजन आपका कर्नाटक का है। ओके, ये वाला रीजन, ना कि हम इस रीजन को कर्नाटक नहीं बोलते हैं जो पश्चिम वाला, ये कोरोमंडल तट के पैरेलल जो रीजन आप देख रहे हैं इसे कर्नाटक बोला जाता था। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक कोरोमंडल तट की भूमि को ही कर्नाटक के नाम से जाना जाता था और ये कर्नाटक का जो नाम है यह भी यूरोपियों के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, अब हमें इसमें देखना क्या है कि उस समय में जो ये युद्ध हुआ था उस युद्ध में कौन सी वो मेन जो जगह थी, कौन सा वैसा स्थान था जिसके कारण युद्ध जो वो हुआ है, किस किस जगह को लेकर के हुआ। तो जो मेन पॉइंट है हम लोग केवल उसे देखेंगे। जैसे यहाँ पे कर्नाटक हो गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास का हो गया, पौंडीचेरी। ठीक है, इन दोनों प्लेस को लेकर के जो है कोई युद्ध में इन दोनों प्लेस को लेकर के युद्ध किया गया है। ठीक है, अब ये दोनों ही क्षेत्र किसमें है, तो कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। आप देख ही रहे हैं मैप के थ्रू, दोनों कर्नाटक में, बस ये रीजन को देखना है। और मैसूर का भी कोई, यहाँ पर मैसूर की कोई कहानी नहीं है। इस प्रथम युद्ध में कहानी है तो किसकी है, हैदराबाद के निजाम की है। ओके, कुछ हैदराबाद के निजाम की है और कुछ मराठा का आएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि कर्नाटक किस स्थान को बोला जाता था। तो ये कर्नाटक जो है, अगर आप इसे वर्तमान से समझना चाहेंगे तो वर्तमान में तमिलनाडु एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, अगर वर्तमान की बात की जाए तो दक्षिण तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, तो हमारा जो ये वार हुआ है, युद्ध हुआ है, कहाँ हुआ है, तो कर्नाटक के इस क्षेत्र में हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो आरकट है, वो भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस रीजन को, इस क्षेत्र में आपका ये युद्ध हुआ है। सबसे पहले हमें यही समझना है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर युद्ध किया गया है। ठीक है, चलिए क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे मैथ तो आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए, इससे समझ में नहीं आता। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल इसे रट लेते हैं, है ना, समझ नहीं पाते हैं। तो केवल थोड़ी सी कहानी से समझ लीजिए कि अच्छा ये तो कोरोमंडल का रीजन है, तट है, और यहाँ पर एक प्लेस है सेंट जॉर्ज मद्रास का, और ये पौंडीचेरी, यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। इस पौंडीचेरी पे फ्रांसीसियों का कब्जा था और यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है, इन दोनों जगह को जो लेकर के युद्ध किया गया, आगे इसकी कहानी आएगी। यहाँ पर बस थोड़ा सा समझने के लिए कि यहाँ पर किसका था कब्जा, फ्रांसीसियों का कब्जा था, और यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था। ओके, अंग्रेजों का कब्जा था, बस इतना समझना है अभी, और कुछ नहीं। बाकी त्रावणकोर और मैसूर को जस्ट लीव इट, इसे याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हैदराबाद का हम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस टॉपिक में हमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद करना है, जो देखना है, वो है 2 पॉइंट आएंगे। सेंट थॉमे का युद्ध पूछता है एग्जाम में, और दूसरा आएगा एला-सापल की संधि कब हुई थी। ठीक है, सेंट थॉमे का युद्ध हुआ तो किसके किसके बीच हुआ, ये एग्जाम में आपका पूछता है, किस ईस्वी में हुआ। ओके, और सेंट थॉमे को ही आप ब्रैकेट में अड्यार भी बोल सकते हैं। अगर आप इसे देखें तो इसे अड्यार भी बोल सकते हैं, सेंट थॉमे या अड्यार। ओके, अड्यार के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ध्यान रखिएगा। तो ये युद्ध हुआ था, केवल इसमें 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। बाकी इससे पहले जो मैंने बताया वो समझने के लिए कि किसका किसका रोल रहा है इस युद्ध में। ठीक है,
कौन गवर्नर थे या कौन से स्थान में क्या हुआ था, उसके लिए मैंने आपको बताया। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट्स टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था या कर्नाटक का नवाब कौन था, इस तरह से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में राइज करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे ये पूछ सकता है कि कर्नाटक का जो युद्ध है किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ओके, चलिए, और इसके यहाँ पे ये भी बातें आती है कि ये तो एक तरह से इसे बोला जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, तो फिर इसे कर्नाटक का युद्ध क्यों बोला जाता है, कर्नाटक के नवाब की भूमिका वहां क्यों आई, क्यों युद्ध में वो भी शामिल हो गया। ठीक है, तो ये सारी कहानी को हम पहले समझेंगे कि कहानी क्या थी, क्या हुआ था उसका। मैंने कहा है ना कि इतिहास क्या है, केवल एक कहानी है, तो हमें कहानी को समझना है। आप उस समय की स्थिति को समझ गए, अब थोड़ी सी उसकी और पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। चलिए, जब यह युद्ध हुआ था उस समय दक्षिण भारत में शासकों की स्थिति क्या थी। शासकों की स्थिति मैंने कहा आपको कि मैसूर का और त्रावणकोर का यहाँ कोई रोल नहीं है, उसकी भूमिका आगे के युद्ध में आएगी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आज की हमारी क्लास में है प्रथम युद्ध में, जिसमें कि हैदराबाद और कर्नाटक की भूमिका है। तो यहाँ हम देखेंगे हैदराबाद। अब निजाम, कुछ स्टूडेंट्स को ये भी थोड़ा सा डाउट रहता है कि निजाम में कौन है, तो हैदराबाद के जो शासक होते थे उनको निजाम बोला जाता था। ठीक है, जैसे मुगल का जो शासक रहा उसको सम्राट या बादशाह बोला गया, तरह की उपाधि थी, उस तरह से हैदराबाद के शासक को निजाम शब्दों से संबोधित किया जाता था। ठीक है, निजाम शब्द से संबोधित किया जाता था। ओके, तो हैदराबाद के शासक को क्या बोला गया, निजाम बोला गया। ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक के जो शासक है उसको नवाब बोला जाता था। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर हैदराबाद का जो शासक था वो कौन था, आशफ जा, निजाम उल मुल्क आशफ जा। ओके, कौन था यहाँ पे, अगर इसकी पूरी नाम को लिखा जाए तो निजाम उल मुल्क आशफ जा। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए कि आशफ जा। निजाम तो आपको पता ही है कि निजाम का मतलब ही हैदराबाद हो गया है ना, हैदराबाद का शासक हो गया, तो आशफ जा यहाँ का शासक था। कर्नाटक का शासक कौन था, नवाब कौन था, तो सआदत उल्ला खान। ठीक है, अब मैं आपको कहानी बता रही हूँ। तो हुआ क्या कि ये आशफ जा जो है ये मुगलों के नियंत्रण से जब 1707 में औरंगजेब की क्या होती मृत्यु होने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जो स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। केवल क्या करते हैं, टैक्स दे देते थे और स्वतंत्र रूप से जी रहे होंगे और कोई टेंशन नहीं है। तो उस जिस तरह से आशफ जा मुगलों से स्वतंत्र हो चुका था, अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, उसी प्रकार से कर्नाटक के नवाब जो सआदत उल्ला खान है, यह भी मुगलों से भी स्वतंत्र, और ये जो आप देख रहे हैं हैदराबाद से भी स्वतंत्र होकर के ये भी अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, क्योंकि जब मुगलों के समय में औरंगजेब का जब टाइम था तब ये कर्नाटक जो है, ये कर्नाटक है ये सब क्या उसके नियंत्रण में थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। अब हैदराबाद के नियंत्रण में जो कर्नाटक था वो उससे स्वतंत्र हो गया। तो ये उस समय की स्थिति थी। ठीक है, जब कर्नाटक का युद्ध होने की जब ये थी 1746 आसपास, तो उस समय का जो स्थिति रही वहां की वो यही थी कि हैदराबाद अपने आप में स्वतंत्र है, कर्नाटक भी स्वतंत्र हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सआदत उल्ला खान क्या करता है कि अपने उसका भतीजा है दोस्त अली, ठीक है, उसको बोलता है कि मेरे बाद अब तुम शासन के यहाँ पर अधिकारी बनोगे, तुम यहाँ के नवाब बनोगे। और इस तरह से क्या करता है, अपने शासन को वंशानुगत भी बना देता है, यहाँ पर वंशानुगत बना देता है। ओके, तो खैर इसकी अभी आवश्यकता नहीं है वंशानुगत की, बस ये समझना है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि युद्ध हुआ था तो अनवरुद्दीन आ गया, तो कैसे आया, क्या हुआ। तो बस इसको ये ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की उस समय जो स्थिति थी उसमें हैदराबाद के शासक आशफ जा था और कर्नाटक का शासक, ठीक है, मैप से भी मैंने आपको बताया कर्नाटक में आपका कौन था, तो सआदत उल्ला खान था, जिसकी मृत्यु के बाद वो क्या करता है, अपना भतीजा दोस्त अली को शासक बना देता है। ठीक है, दोस्त अली यहाँ शासक बन गया। अब उस समय में क्या करते, मराठा तो आक्रमण करते रहते थे, मराठों ने क्या किया, आक्रमण कर दिया दोस्त अली के वहाँ। ठीक है, कर्नाटक पे उसने मराठों ने आक्रमण किया। आक्रमण करने में क्या होता है कि दोस्त अली क्या होता है, मारा जाता है, इसको मार डाला, दोस्त अली को मार डाला। क्लियर, ये समझ में आया, दोस्त अली तो मारा गया।
अब दोस्त अली का चूंकि दामाद कौन है, चंदा साहब, इसी दोस्त अली का दामाद है चंदा साहब, इसको क्या करता है, बंदी बना लेता है। हम थोड़ी सी पीछे से, क्योंकि इतिहास को डायरेक्ट कैसे, अगर डायरेक्ट बताऊंगी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको समझ में नहीं आएगा प्रथम युद्ध, फिर दूसरे युद्ध में समझने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे चंदा साहब वगैरह ये तो यहाँ बंदी बन गए हैं, हो सकता है आगे वाले युद्ध में वो छूट करके आ जाए, तो उस समय थोड़ा समझने में जो दिक्कत होगी वो यहाँ से आपका एक कोरिलेट होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ एक बंदी हो गया, जिनको बंदी बना लिया गया, और दोस्त अली का जो पुत्र है ये अल-बरुद्दीन, ये तो छोटा था, इसको क्या किया, आशफ जाह ने क्या किया, देखा कि यहाँ तो कोई भी शासक नहीं है, तो उसने अल-बरुद्दीन को यहाँ का शासक बना दिया, ये शासक बन गया। ओके, ये शासक बन गया। क्लियर, समझ में आ गया। हैदराबाद का शासक कौन था, निजाम जो था, निजाम जो था आसफ जाह, निजाम उल मुल्क आसफ जाह नाम है। कर्नाटक का नवाब दोस्त अली, ये यहाँ का शासक होता है, जिसको कि मराठा आक्रमण करके मार डालते हैं, और इसी दोस्त अली का दामाद है चंदा साहब, उसको बंदी बना लेते हैं, और इसका बेटा जो है अल-बरुद्दीन, इसका पुत्र, वो शासक यहाँ बन गया। प्रथम युद्ध के समय में ये इसकी कहानी है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये तो दक्षिण भारत की स्थिति थी। अब हमें देखना है कि कर्नाटक का जो युद्ध हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे। ठीक है, युद्ध होता है तो कुछ ना कुछ तो कारण होता है, उसके पीछे क्या कारण थी। हम लोग एक कारण, हम सभी ने एक कारण हम लोग सुने हुए हैं, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ये कारण तो हम सभी जानते हैं, सुने हुए हैं, रट चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक कारण और थी, और वो थी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता। ओके, एक्चुअली ये जो कारण है ये अप्रत्यक्ष रूप से रही है ना, इसको मतलब इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से कभी दिखाया ही नहीं गया, और इसे तात्कालिक कारण भी बोल सकते हैं उत्तराधिकार का युद्ध को, और इसे एक मुख्य कारण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कारण, युद्ध के क्या कारण रहे, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी तो किसके किसके बीच में थी, व्यापार को लेकर के। एक्चुअली अंग्रेज का मोटो क्या था कि हम लोगों को व्यापार करने के साथ साथ क्या करना है, राजनीति में भी इंटरफेयर करना है, भारतीय जो राजनीति उसमें भी हमें इंटरफेयर करना है। ये इनका एक, तो क्योंकि अगर ऐसा ये नहीं सोचते तो फिर कैसे ये प्लासी की लड़ाई वगैरह कैसे होती, तो खैर हमें उसमें भी नहीं जाना है। तो इन लोगों ने क्या किया, व्यापारिक अपने आप को पहले मजबूत करेंगे तभी तो ये राजनीति में जाएंगे, तो इन लोगों ने मजबूत करने के लिए क्या किया, आपस में क्या कर रहे थे, इनके बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, कंपटीशन चल रही थी। तो इनके किनके बीच में था, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। इनकी कंपनी जो थी, कौन सी कंपनी थी, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे उस समय में किस नाम से जाना जाता था, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नाम दिया गया था वो नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ओके, ये इस कंपनी का नाम दिया गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मैंने कहा है हमेशा कि आप लोग जो है, जो मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ाती हूँ उसको हमेशा पढ़ के आगे कीजिए। ठीक है, मैं कुछ भी क्वेश्चन जो है क्लास के बीच में ले सकती हूँ, पूछ सकती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे आप लोगों से क्लिप्स में क्वेश्चन पूछता है कि इस कंपनी की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहले स्थापित हुई थी कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1599 या कहीं कहीं आपको 1600 भी मिलता है। ओके, इस कंपनी की स्थापना, लेकिन बाद में यहाँ ये द गवर्नर एंड कंपनी, इसकी स्थापना जो, लेकिन बाद में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। अब आप लोग ये बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो किया गया वो किस चार्टर के तहत किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम दिया गया वो किस चार्टर के तहत, 1833 के चार्टर के तहत इसे क्या नाम दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम लोग क्लास में उन चीज़ों को भी देखेंगे जहाँ से भी क्वेश्चंस
एराइज होने की संभावना रहती है, क्योंकि हमारा मोटो क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई करना, ना कि हमें हिस्ट्री का क्या करना है, विद्वान तो नहीं बनना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनती है उसको देखेंगे। 1833 में 33 के चार्टर के तहत, ओके, चार्टर 1833 के चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नाम दिया गया था। ठीक, चलिए, तो खैर ये हो गई अंग्रेजों की कंपनी। और ये है फ्रांसीसियों की कंपनी, क्या है, कंपनी द इंडिज ओरिएंटल। इसकी स्थापना कब हुई थी, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, जो फ्रांसीसी की पहली कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी। कंपनी का नाम ध्यान रखना है, इसकी स्थापना का वर्ष भी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही है। 1664 में। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये तो स्थापना का वर्ष है, आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि इन लोगों की प्रथम बस्ती या फैक्ट्री जो है वो कब स्थापित हुई थी। कंपनी की स्थापना और बस्ती या जो फोर्ट है, किला, उसकी स्थापना, फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर बस्ती की बात की जाए, बस्ती, ठीक है, आप इसे चाहें तो थोड़ा सा अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो पेंसिल से कॉपी में लिख लें, ये काम आ जाएगा कि चलो हम लोगों ने इतिहास को जो पढ़ रहे हैं तो पीछे की चीज़ें जो मैंने बता रखी है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वहाँ से भी कुछ चीज़ें अगर आ रही है तो उसे फटाफट नोट डाउन करते चले। ठीक है, आप लोगों ने नोट्स में लिखा होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लिखने की प्रैक्टिस करें, रटने की जो आदत है वो बहुत कम हो जाएगी। ओके, चलिए, तो बस्ती क्या होगा 1668 ईस्वी में, ठीक है, ये ईस्वी है, ये बस्ती की स्थापना और ये कंपनी की स्थापना है, ये दोनों दो चीजें हैं। ओके, ठीक है, तो इन दोनों कंपनी के बीच में क्या थी, व्यापार की प्रतिद्वंद्विता थी, दोनों आपस में लड़ रहे थे कि हमें मतलब अधिक से अधिक धन कमाने का लालच इनको था कि हम लोग कमा ले तो हम लोग कमा लें। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, कंपटीशन होने में थोड़ा लास्ट में जाकर के वो युद्ध होने की संभावना हो ही जाती है। तो खैर ये अप्रत्यक्ष रीजन है जो हमें दिखता है, ठीक है। और जो मुख्य कारण आया है वो है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। 1740 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ओके, थोड़ा मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रिया जैसे आप थोड़ा सा इसे ऐसे समझें, यहाँ का जो शासक है चार्ल्स, उसकी क्या होती है, उसकी डेथ हो जाती है। अब उसकी माँ मारिया थेरेसा को देखे हैं, उनको वो रहता है ना कि ठीक है चलो अब उसके बाद वो तो शासक बन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर के ये फ्रेंच चाहता है कि यहाँ पर मैं मेरा कुछ जो यहाँ का ये फ्रांस वाले चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे व्यक्ति और ब्रिटेन वाले चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पर राज करें, ठीक है, हमारा उत्तराधिकार। तो इस तरह से उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में क्या होता रहता है, युद्ध चल रहा होता है। इसी ऑस्ट्रिया को लेकर के, ये अपने क्षेत्र में वो अपने क्षेत्र में। तो 1740 में इसके इसके अगर इतिहास में जो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे तो इसकी एक पूरी टॉपिक ही है जिसपे मैं डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पे बस थोड़ा सा एक समझ जाए कि इसके इस क्षेत्र के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होता है किसके किसके बीच में, तो फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में। ओके, क्लियर। ये युद्ध कब होता है, तो ये आपका होता है 1740 में स्टार्ट हो जाता है। अब जब ये युद्ध वहाँ स्टार्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसका प्रभाव भारत में भी आ जाता है कि वहाँ चल रहा है तो चलो यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर डुप्ले ऐसा नहीं चाहता था। डुप्ले जो है वो इस तरह से नहीं चाहता था कि यहाँ पर, वो तटस्थता की नीति चाहता था कि नहीं हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना है, हम यहाँ तटस्थ शांति से हम यहाँ व्यापार करें, हमें लड़ाई नहीं करना है। लेकिन आप अंग्रेजों के बारे में जानते ही हैं, है ना, उनका क्या है, बस सामने वाले को दबाओ किसी भी तरीके से और अपना फायदा लो। तो अब आपसे यहाँ पे जो मैंने कहा आपको, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया कि पौंडीचेरी पे किसका अधिकार था, फ्रांसीसी बस्ती थी पौंडीचेरी, ठीक है। और वहाँ का गवर्नर, एग्जाम में आपसे पूछता है कि जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था तो वहाँ गवर्नर कौन था, तो ये डुप्ले था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये डुप्ले का नाम एग्जाम में पूछता है। और अंग्रेज बस्ती जो थी वो क्या, मद्रास, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों, फर्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें यहाँ, तो मैंने इन दोनों को ही दिखाया, पौंडीचेरी और ये दोनों, जहां पे ये अंग्रेजों का रुक और यहाँ फ्रांसीसियों का। क्लियर, चलिए।
अब यहाँ क्या करता है, यहाँ का गवर्नर कौन है, डुप्ले है। और यहाँ का गवर्नर, आज तक आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अंग्रेज की तरफ से, ठीक है, अंग्रेजी गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यानी निकोलस मॉर्स का नाम आज तक कभी भी किसी प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी एक बार याद रख लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि जो नहीं पूछा गया वो आगे नहीं आएगा। हम लोगों को क्या करना है कि जो क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, वो हमारा 110% तैयार रहना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस बच जाते हैं, लगता है इसके आने की संभावनाएं हो सकती है, हम लोग उसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मे भी कहीं ये पूछ सकता है निकोलस मॉर्स का नाम, ठीक है। डुप्ले का नाम हम सभी जानते हैं, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, डुप्ले था, डुप्ले था, ओके। चलिए, यहाँ का गवर्नर निकोलस मॉर्स था। अब यहाँ की कहानी अब सुन लीजिए कि अब यहाँ पे जो युद्ध है वो कैसे यहाँ पर युद्ध जो है विस्तार हो जाता है। 1740 में ऑस्ट्रिया में युद्ध आरंभ हुआ था और 1744 आते आते कहाँ आ गए, ये भारत पहुँच गया। डुप्ले नहीं चाहता था कि वो युद्ध करे, वो शांति से रहना चाहता था। वो जाकर के जो अंग्रेजी गवर्नर है निकोलस मॉर्स, उससे बात भी करता है, लेकिन ये क्या करता है, बहुत संतुष्ट से होता है ना कि जब हमने बात किया किसी से और वो हमें बहुत संतुष्टि प्रद उत्तर देता है, ऐसा नहीं है। ये बहुत संतुष्ट होकर के उसे जवाब नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसे सूचना मिल चुकी थी कि अंग्रेजों की सहायता के लिए एक यहाँ से जहाज निकल चुका है जिसका नेतृत्व बार्नेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत सेटिस्फैक्शन जो आंसर है वो नहीं देता है। क्लियर? और हुआ भी, युद्ध की जो पहल होती है वो किसके तरफ से होती है, अंग्रेजों की तरफ से हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा कि युद्ध की पहल अंग्रेजों की तरफ से हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, हो सकता है वो ऑप्शन में दे दे, मतलब एक तो होता है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कि वन वर्ड में पूछता है और एक होता है थोड़ा सा उसको लेंदी कर देता है ऑप्शंस को, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि ऐसा हो सकता है। तो युद्ध की पहल फ्रांसीसियों की तरफ से थी, युद्ध की पहल कर्नाटक के नवाब की तरफ से थी, युद्ध की पहल हैदराबाद के निज़ाम की तरफ से हुई थी और युद्ध की पहल अंग्रेजों की तरफ से हुई थी। तो किसकी तरफ से थी, अंग्रेजों की तरफ से। आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। तो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध की पहल हो जाती है। कैसे होती है, ये जो बार्नेट है ये क्या करता है, जब ये पहुंचता है भारत के फ्रांसीसियों से उलझने के लिए, ठीक है, उनके जो जहाजी बेड़े हैं उसको क्या कर लेता है, अधिकार में कर लेता है। तो डुप्ले को तो अच्छा नहीं लगा, वो जाकर के क्या बोला, सबसे पहले वो बोला कर्नाटक के नवाब को। क्यों कर्नाटक के नवाब को क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कर्नाटक का जो क्षेत्र है ना, कर्नाटक के जो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत आपका क्या आता है, कर्नाटक वाले क्षेत्र के अंतर्गत ही ये पौंडीचेरी आता है ना, और बस्ती भी यही है। तो जब वो उसके जहाज को पकड़ लेता है बार्नेट, है ना, तो जाता है कर्नाटक के नवाब के पास और बोलता है कि देखिए आप हमारी हेल्प कीजिए। तो कर्नाटक का जो नवाब है, कौन है नवाब उस समय, उस समय कर्नाटक का नवाब कौन है, उस समय कर्नाटक का नवाब रहता है ये अलवरुद्दीन, ठीक है। इसके पास ले जाता है, ये मना भी करता है, ये भी मना करता है अंग्रेजों को कि नहीं इस तरह से मत करो कि उसके जहाज को छोड़ दो। लेकिन अंग्रेज जो होते हैं वो इसकी बात को कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई ध्यान नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब डुप्ले देखता है कि अलवरुद्दीन से तो कुछ नहीं हुआ, तो बोलता है मुझे किसी और को बुलाना पड़ेगा। वो क्या करता है, मॉरिशस के गवर्नर जो है ला बुडाने, बोलता है उससे मदद ले लेता हूँ, ठीक है। इसने तो मदद नहीं किया, चलो ये भारतीय नहीं मदद किया, इंडिया ने नहीं किया, वो मेरा अपना फ्रांसीसी भाई है, वो मेरी मदद कर देगा। ला बुडाने को कहाँ से बुला लेता है, मॉरिशस से बोलता है कि तुम वहाँ से आओ मेरी मदद करो। वो चल देता है वहाँ से इसकी मदद करने के लिए अपने सैनिकों के साथ। एंड फाइनली वो क्या करता है, बोलता है अच्छा ठीक है तुमने मेरे जहाज पकड़े हैं, ये मद्रास पे क्या करता है, अधिकार कर लेता है। मद्रास यानी जो अंग्रेजों के जो अधिकार में था, है ना, अंग्रेजी बस्ती वहाँ थी, वहाँ उनके फोर्ट थे।
तो वो क्या करता है, उसको अपने अधिकार में ले लेता है। ये बात क्या अंग्रेजों को अच्छी लगेगी? नहीं लगी, लेकिन फिर भी अब तो वो उसको ले चुका है ना। जब वो ले लेता है तो उसके मन में भी लालच आ जाता है, बोलता है ठीक है, मैं अपने मित्र के कहने पे तो आ गया, लेकिन अगर यहाँ से मुझे कुछ फिरौती मिल जाए तो मैं यहाँ से लूंगा और चुपचाप इनको मद्रास देके चलता बनूंगा। ओके, और ये वही किया। यहाँ से करीब 4 लाख पौंड, जो कि बहुत होता है, इतिहास में इतनी बड़ी रकम तो बहुत है ना। और उस समय में 18th सेंचुरी में ये लेकर के चुपचाप यहाँ से कहीं कहीं 4 लाख आपको बुक में मिलेंगे, कहीं 4,000 है, कहीं 30,000 भी है। तो इस तरह से ये है, कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक कुछ फिरौती के रूप में रकम को लेता है ना, और ये वापस मद्रास देकर के चल जाता है लाभ उड़ाने को। उसका दोस्त आया, डुप्ले ने क्या किया, जब देखा कि नवाब तो मेरी मदद नहीं कर रहा है, वो करना चाहा लेकिन अंग्रेजों ने उसकी बात ही नहीं सुनी। ओके, तो ये फिर अपना लाभ उड़ाने को बुलाया और वो आया भी, मदद भी किया, और फिर उसके मन में भी लालच आया, फिरौती लिया, चुपचाप चला गया। तो लाभ उड़ाने की स्टोरी जो है वो तो खत्म हो गई। अब जब मद्रास वो वापस अंग्रेजों को दे देता है तो डुप्ले को लगता है कि नहीं, क्यों वापस, फिर से जीत जाता है मद्रास को। ठीक है, अब जब दोबारा वो जीतता है मद्रास को तो अंग्रेज क्या करते हैं, पहले डुप्ले गया था अनवरुद्दीन के पास, अब अंग्रेज जाते हैं, बोलते हैं देखो ऐसे ऐसी बात है, हमारा दिलवा दो, हमारा जो वो मद्रास है हमें दिलवा दो। तो अनवरुद्दीन बोलता है ठीक है मैं बात करूंगा, वो डुप्ले से बात करता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब डुप्ले ने सेम यही चीज कहा, जैसे के साथ तैसा। जब डुप्ले ने कहा था अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों को कहा तो अंग्रेजों ने मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा होता है, जैसे कोई तैसा नहीं, डुप्ले ऐसा नहीं करता, बोलता है कि ठीक है, करता तो है, लेकिन उस समय ये जिसकी जवाब नहीं होती, बोलता है ठीक है मैं मद्रास ऐसा करता हूँ कि मैं जब जीत जाऊंगा उस पर मेरा अधिकार हो जाएगा, ठीक है, तो मैं अंग्रेजों को वहाँ से हटाने के बाद मैं मद्रास आपको दे दूंगा। ठीक है, जब वो दोबारा उस पर अधिकार करता, बोलता है मैं यहाँ से अंग्रेजों को हटा करके आपको दे दूंगा। लेकिन अनवरुद्दीन को ये बात थोड़ी सी लगती है कि नहीं, शायद ये कुछ गड़बड़ ना करे, वहाँ पे कुछ इसे डाउट होता है, शंका होती है, और उसकी शंका भी बिल्कुल सही रहती। जब मद्रास को जीत लेता है तो वो जाकर के कर्नाटक के नवाब को वापस नहीं करता है, उसके कंट्रोल में उसको नहीं देता है कि चलो लो तुम्हारे कंट्रोल में ये मद्रास, नहीं, यहाँ का जो भी टैक्स वैक्स है तुम अपना वसूल करना, ऐसा कुछ नहीं करता है। अनवरुद्दीन ने क्या किया, उसको लगा कि ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, इसने मेरे साथ चिट किया, तो वो क्या करता है, युद्ध करता है। और वही युद्ध जो है वो अड्यार नामक स्थान पे होता है, या सेंट थॉमे नामक स्थान पर, जिसके कारण उसको सेंट थॉमे का युद्ध या अड्यार का युद्ध कहा जाता है। और कब होता है, 1748 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से जो ये आपका फ्रांसीसी डुप्ले है और वहाँ से अनवरुद्दीन है, युद्ध होता है। दोनों के साथ इसकी जो नेतृत्व कौन है, पैराडाइज, इसका खैर ऐसा कोई याद मत रखिए कि यहाँ से नेतृत्व किसने किया था, वो नहीं पूछेगा आपसे, बस यहाँ की चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी करीब करीब, ठीक है, जो फ्रांसीसी होते हैं उनकी करीब करीब 1000 ही सेना होती है, सैनिक जो होते हैं उनकी करीब करीब 1000 लगभग। अब कहीं ये अब नंबर आपको 1000 पे मिल जाए या कहीं 1000 प्लस हो या थोड़ा सा उससे नीचे हो, लेकिन अमूल बुक में आपको 1000 प्लस नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ अनवरुद्दीन की जो सेना है वो 10,000 है, कहाँ ये 1000 और कहाँ वो 10,000। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, उसके बावजूद भी जीत किसकी होती है, फ्रांसीसी की होती है। तो यहाँ पर एक चीज जो दिखाई देता है, जो इतिहास में बोला भी गया, कि अनुशासित सेना जो है वो यहाँ पे साफ साफ की फ्रांसीसियों की सेना कैसी थी, अनुशासित थी। और वहाँ पर क्या पता चलता है कि जो भारतीय सेना है क्या है, वो अनुशासित नहीं है, उनके अंदर खोखलापन एक दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ की सेना अनुशासित नहीं है। दूसरी तरफ कि इनके जो
तोप खाना बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो तोप खाना जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ हुआ किससे, घुड़सवार से, कि अब अच्छा घुड़सवार जो सेना थी उसकी कहीं ज़्यादा अपेक्षा तोप खाने की श्रेष्ठता स्थापित हुई, ठीक है। ऐसा ये बोला जाता है कि कहाँ इनकी 1000 और कहाँ उनकी 10,000, तो जीत तो 9 दिन की होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक अब ये चल रहा था, ठीक है, उनकी श्रेष्ठता स्थापित होती जा रही थी, इनका खोखलापन नष्ट हो गया कि चलो ये तो ऐसे ही है। तब तक क्या होता है कि 1748 में ही जो ऑस्ट्रिया का युद्ध है, जब ये लोग यहाँ बिजी थे युद्ध में, ऑस्ट्रिया में क्या होती है, एला सापल की संधि होती है, तो वहां पे उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और जब वहां पे समाप्त होता है तो फिर यहाँ भी ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने का होता है कि चलो क्या किया जाए, मद्रास जो है फिर से किसको मिल जाता है, अंग्रेजों को मिल जाता है, ठीक है, मद्रास अंग्रेजों को मिल जाता है। और अमेरिका का जो बोला जाए लुईबर्ग है वो फ्रांसीसियों को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ही यहाँ पर युद्ध का जो प्रथम दौर रहा कैसा रहा, दोनों दल बराबर ही रहे, ठीक है, क्लियर। ये आपका पूरा कर्नाटक का युद्ध रहा, ये समझ में आया। जस्ट मिनट, ये थी साउंड क्लियर आ रही है कुछ, ठीक, चलिए। तो ये आपकी जो है कर्नाटक की प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो क्लियर हो गया, कर्नाटक का प्रथम युद्ध समझ में आ गया। अगर आप लोगों को अभी भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट होगी, समझ में नहीं आया होगा, तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, ठीक है। अगर नहीं समझ में, मैं इस क्लास को फिर से लूँगी, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मैटर की आवश्यकता है, अधिक से अधिक मैटर भी इसमें मैं लिखवा दूँ, या इस कहानी को जो मैंने आपको कहानी बताई है बुक्स में आपको मिल जाते हैं, बुक्स में मिलते हैं, लेकिन जब बुक्स में आप पढ़ते हैं तो उसमें होता क्या है, कन्फ्यूजन होने लगती है। चंदा साहब, अनवरुद्दीन दोस्त अली, कहाँ से ये आ गया, बार्नेट आ गया, ला बुडाने आ गया, ये सारे में क्या होता है, उलझ के रह जाते हैं। एक बार आप इस तरीके से पढ़ के देखिएगा, अगर फिर भी उलझन हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर इस क्लास को दोबारा लेने की आवश्यकता होगी या दूसरे तरीके से मैं पीपीटी में मैटर देने की आवश्यकता होगी, ओके, क्योंकि ये तो हैंड रिटन मैटर है। अगर आपको लगे कि नहीं टाइप वाली मैटर चाहिए, पीपीटी के थ्रू ही चाहिए, तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी, और कोशिश ही नहीं, मैं अपना 100% दूंगी कि आपको उस तरह से ही मैटर प्रोवाइड हो। किसी भी तरह की कोई डाउट कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और करंट अफेयर्स की क्लास कर लूँगी, आज तो नहीं हो पाएगी, कर लूँगी करंट अफेयर्स की क्लास। एक चीज़ और बता दूँ, हाँ, ये चैनल मेरा खुद का अपना चैनल है, ठीक है, OCISPCS। इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें। और सब्सक्राइब करने के बाद एक नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट रहती है उस पर आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्नाटक का दूसरा युद्ध। एक बार आप लोग जरूर देखिएगा इस टॉपिक को, उसके बाद कल जब मैं दूसरा युद्ध बताऊंगी तो वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं कल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।